बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, मार्का-ए हक पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री में वो सुनहरा बाब है जिसके बाद पाकिस्तान की कदर व मंजिलत में पूरी दुनिया में, रीजन में, विद इन द पाकिस्तानीज़ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी नज़रों में भी, दिल में भी इसने बड़ा एक असर डाला, हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया और पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में लोगों ने इज़्ज़त की निगाह से देखना शुरू कर दिया। मार्का-ए हक क्या है? मार्का-ए हक पाकिस्तान की तारीख़ में वो एक सुनहरी बाब है जिसमें पाकिस्तान ने वंस एंड फॉर ऑल साबित कर दिया थ्रू इट्स आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी कि पाकिस्तानी अफवाज क्वालिटेटिवली हिंदुस्तानी अफवाज से बहुत बेहतर हैं। उनके दरमियान एक ह्यूज डिफरेंस है क्वालिटी का। हिंदुस्तान हमेशा ये प्राइड लेता रहा कि क्वांटिटी उनके पास है, नंबर्स उनके पास हैं, साइज़ उनके पास है और पाकिस्तान को कमतर समझता रहा। दुनिया में भी वो यही प्रोजेक्ट करता रहा कि भारत ने बहुत तरक्की की है आईटी की फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, यानी उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में नहीं है। और हमारे आईटी एक्सपर्ट यानी इंडियन आईटी एक्सपर्ट वर्ल्ड रिनाउंड हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इनका कब्ज़ा है। मीडिया इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने अपने हर शोबे में ही एक नैरेटिव बिल्डिंग की और दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और किसी हद तक पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार भी था। फिर उसके बाद विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट दिया नरेंद्र मोदी ने। 10 साल तक ये कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें और वो कोशिश ये कोवर्टली नहीं करते रहे बल्कि दुनिया को बता के बावाज़ बुलंद अपनी सिफारतकारी के जोहर दिखा के और बता के कि हम चैलेंज करते हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। इस पे उन्होंने काम किया और 10 साल बाद नतीजा ये निकला कि आज भारत तन्हा खड़ा है और पूरी दुनिया में उसकी कोई कदर व मंजिलत नहीं, किसी अहम फैसले में उसका नाम नहीं, कहीं उसका रोल नहीं। ऊपर से नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के साथ खड़े होकर जो इनफेमस स्पीच की कनेसेट में जिसके अंदर मदरलैंड और फादरलैंड का जिक्र किया, तो उसके बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई। वापस आते हैं मार्का-ए हक की तरफ। पाकिस्तान ने क्या ऐसा किया कि इंडिया को धूल चटा दी? हमें ये तो पता था कि हमारे गाजी और मुजाहिद शहादत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें ये भी पता था कि जब हिंदुस्तान के साथ जंग होगी तो हमारी अफवाज का एक एक सिपाही अपनी जान हथेली पर रख के जाएगा शहादत के जज्बे के साथ और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हराएं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के ऊपर मॉडर्न लाइंस पे पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने जितना काम कर लिया है वो ना हिंदुस्तान को पता था और ना पाकिस्तान में हमारी आवाम को पता था। लेकिन बड़े अरसे से पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी और आर्मी विद इन देयर ओन सेटअप्स एंड बिटवीन देमसेल्व्स भी एक मॉडर्नाइज्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम को बनाने में कामयाब हो गई। इंडिया को इस चीज़ का इदराक नहीं था। गलती इंडिया से ये हो गई कि किसी पुरानी सोच या गलतफहमी के सिलसिले में उन्होंने हम पे हमला कर दिया। वो हमला पाकिस्तान के फ़ायदे में गया, पाकिस्तान ने फतह पाई और हिंदुस्तान की जो आज हालत है वो आपके सामने है। इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन साहब ने। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मियाँ सनाउल्लाह एक्स एम्बेसडर हैं, ये भी होंगे, इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। AVM साहब, आपने मेरा इंट्रो सुना। हमारे लिए मार्का-ए हक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया। हर किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान जीत गया, ये जंग भी जीत गया और पाकिस्तान का नैरेटिव भी ठीक है। हमने भारत को कॉम्प्रिहेंसिवली शिकस्त दी, आईटी की फील्ड में भी, डिप्लोमेसी की फील्ड में भी, हमने जंग के मैदान में भी और हवा में भी। हमारे पानियों के अंदर मुजाहिद जो हैं वो टेस्ट नहीं हो पाए, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली हमने भारत को शिकस्त दी। आप इस मार्का-ए हक को और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मैं आपके इंट्रो से कुछ थोड़ा सा अपना आगाज़ करूँगा कि इंडिया को मई 25 से पहले और इवन अब भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एज दोनों हैं, लेकिन उसने मिस कैलकुलेशन की
अंडर एस्टिमेट किया हमें, और अब उसकी कोई हिकमत अमली जो थी जब वो वॉर में आया है तो कोई नहीं थी। जब 6 शहरों के ऊपर हमारे अटैक हुआ है जी 6 और 7 मई की रात को, तो सऊदीया ने और एक और मुल्क ने भी कहा कि जी आप लोग रिटेलिएट ना करें। तो मैं उस वक्त फ़ौजी और जो एयरफोर्स की क़यादत है, हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जो अभी CDS हैं, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने सारा प्रेशर अपने आप पे लेके इन्होंने उसका अग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया, जिसका अंदाज़ा भी प्रॉब्ली भारत के पास नहीं था। ये वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा एक एरियल वॉरफेयर थी, जिसमें 82 जहाज़ थे जी इंडियंस के, और 38 हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ थे, और 45 मिनट तक एरियल कॉम्बैट होती रही है, और चूहे और बिल्ली का खेल खेला जाता रहा है। और इन दी बारगेन हमने 3 राफेल, एक Su-30, MiG-29 और मिराज 2000, 6 जहाज़ हमने गिराए। 20 जहाज़ उस वक्त हमारे निशाने पे थे, लेकिन एस्केलेशन लैडर ज़्यादा ना करने की वजह से हमने सिर्फ 6 पे ही इन्हिसार किया। और उसके बाद जी 3 डिग्रीज़ ऑफ कंट्रोल होती हैं एयर की। एक होती है फेवरेबल एयर सिचुएशन, एयर होती है एयर सुपीरियॉरिटी, और एक होती है एयर सुपरमेसी। सो पाकिस्तान को 6 और 7 की रात से लेके 10 मई तक अल्लाह ताला ने एयर सुपीरियॉरिटी की है, बिकॉज सारे राफेल जो थे वो इस अटैक के बाद ग्राउंड हो गए थे। तो इसके लिए स्ट्रेटजिक जो हमें एडवांटेजेस मिले कि एक अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हुआ, उसका जो गरूर था अपनी बर्तरी के ऊपर वो ख़त्म हुआ। तीसरा, जो अमेरिका उसको तैयार कर रहा था चाइना के मुकाबले में, वो जो मिसकंसेप्शन थी वो दूर हुई, और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इसके लिए सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटजी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं मीडिया की बहुत अच्छी तारीफ़ करूँगा कि हमारे मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया इस मार्का हक़ में। और जैसा कि आपने फरमाया कि जी मैं इसको कहूँगा आइसोलेशन से इन्फ्लुएंस तक हम पहुँच गए हैं, मीनिंग देयर बाय कि वो मुल्क जो पहले एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री के तौर पे जाना जाता था, आज रीजनल पावर और सबका ट्रस्ट, सबकी निगाहें पूरी दुनिया की पाकिस्तान की तरफ से हैं। और इसका आगाज़ और इसकी जो मेजर वजह है वो मार्का हक़ है। सो मेरी तरफ से पूरी कौम और आर्म फोर्सेस को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। मियां सनाउल्लाह साहब, वेलकम करता हूं आपको प्रोग्राम में। आप एक्स एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेसी पाकिस्तान की से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी से के एक्सपर्ट हैं। ये फरमाएं कि इंडिया ने जो कॉन्सेप्ट दिया था विश्व गुरु का अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये दावे किए थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के थ्रू, और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो ये पूरे टेबल्स टर्न हो गए मार्का हक़ के बाद। पाकिस्तान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 साल अभी पूरा होने वाला है, कुछ 1-2 दिन अभी भी पड़े हैं, लेकिन जो कामयाबियां हैं उनका वो तवातर के साथ पाकिस्तान ने पाई, इज़्ज़त पाई, डिप्लोमेसी की फील्ड के अंदर बड़ा नाम किया, और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की दुनिया ने तारीफ़ की। इतना मेजर टर्न अराउंड आप कैसे देखते हैं? इसमें मार्का हक़ का कितना बड़ा अमल दखल है? आपने सही कहा, उनके सारे अज़ाइम मिलिया मेट हो गया, मट्टी में है ना, खाक में मिल गया। उसके बाद तो ऐसा टर्न अराउंड हुआ है कि जी वो खुद शस्त्र रह गया। मोदी की अपनी मलामत ना शुरू होगी उसके अपने मुल्क में। अगरचे वो अब इलेक्शन तो जीत गया है बंगाल वगैरह के, लेकिन ना अभी तक उसको उस हज़मियत का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसी की वजह से उसके वो जो एग्जाम्पलरी किस्म के ताल्लुकात थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो भी ख़तरे की हद तक नीचे पहुंच गए। तो और उसके मुकाबले में पाकिस्तान को जो आइसोलेशन की दुनिया में वो धकेलने की कोशिश कर रहा था, वो बिल्कुल उसके उल्ट हम उस क्रस्ट के टॉप फ्लोर पे पहुंच गए। और अब हमारी पीआरशिप और हमारी लीडरशिप की पीआरशिप
अमेरिकन लीडरशिप कर रही है। ये इस बात की गमास है कि पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान का जो अस्करी कुव्वत से उन्हें दबाया हमने, मार्का हक में उनको डिफीट दी, उसकी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। सफारतकारी तो चलती रही थी और उसमें वो पूरी तरह हमें आइसोलेट नहीं कर पाया था, लेकिन इसमें शक नहीं है कि जो कामयाबी उसके बाद हमें हुई, जिस तरह हम इंडियर हुए टू अमेरिकन लीडरशिप और जिस तरह वो उन्होंने हमारी अस्करी और सियासी लीडरशिप को अपने गले लगाया, उनको बुलाया और उनकी तारीफ़ें करते, वो थकते नहीं हैं। ये सारा उसी वजह से है जो हमारी एयरफोर्स ने जंग का पांसा अब पाकिस्तान के हक में बदला। अब जंग की नौयत भी बदल गई है। उसके बाद तो साबित हो गया कि ग्राउंड फोर्सेस की बजाय आपको न्यू टेक्नोलॉजी और एयरफोर्स को पे आपको इन्हिसार करना है। तो इसमें मुबारकबाद वाली बात है और कंसोलिडेट करने वाली बात है। अगरचे हम देखते हैं ये इंडिया अभी वो अपनी गेम से हटा नहीं है। फ्रैंकली वो आप उसको दूसरे ममालिक में भी जाते देखते हैं तो फोकस पाकिस्तान पे ही रखे हुए है। अभी रूबियो जा रहे हैं इंडिया और उसमें बात हेर फेर के वो पाकिस्तान पे भी लाने की कोशिश करेगा। अगरचे उसका मरकज़ तो उनके बायलैटरल रिलेशंस होंगे। आपने कहा कि ये वो उनकी जो फ़ौक़ियत है ना इस इंडियन ओशन में थी, उसको भी कारी ज़रब लगाने में हम कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन ना उसको अपनी पोजीशन पे धकेलने में अभी हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। इसलिए हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए सफारती सतह पे भी और अपने सिक्योरिटी प्रेपरेशन के तौर पे भी, और फिर अपने दोस्तों के ज़रिए से जो कि ख़ित्ते में भी हैं और बियॉन्ड ख़ित्ता भी हैं, उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए। उनको बताते रहना चाहिए कि हमारे साथ ये किस किस्म का बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहलगाम के बाद जो उन्होंने फैसले किए थे वो अभी तक इंटैक्ट हैं। सिवाय कि वो खबरें आई थी उन्होंने संदूर का सेकंड फेज या दूसरा फेज था उसको रोके हुआ या ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन्हें जब भी मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ वो बात करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एयर वाइस मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो ट्राई ज़रूर करेंगे। मैदान जंग में मार खाने के बाद भारत ने ये डिक्लेयर तो कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन वो जारी था प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान को पैसे दे के फ़ित्ततुल ख़वारिज, फ़ित्ततुल हिंदुस्तान को प्रमोट करना, बलूचिस्तान में और हमारे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर कार्रवाइयाँ करना भारत के लिए। भारत ने समझा कि अब ये ऑप्शन है। पाकिस्तान ने अपनी अफ़गान पॉलिसी को चेंज किया और अफ़गानिस्तान को भी एक क्लियर मैसेज दिया कि वो गलत उन्होंने साथी चुना है अपने आगे आने वाले फ्यूचर का। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? इंडिया दोबारा हमला करेगा? क्योंकि इनकी जो प्रॉक्सीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी वो भी सही नहीं चल सकी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्रवाई जो अफ़गानिस्तान में शुरू हुई उसके बाद काफ़ी से ज़्यादा हद तक चीज़ें कंट्रोल में हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा मकार और झूठा है और सबसे बढ़ के हमें उसकी सारी की सारी खूबियों और कमज़ोरियों पे पूरी नज़र रखनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ज़ुमरे में अर्ज़ करूँगा कि जब हमारे प्रेजेंट चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर सिद्धू ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त तक इम्पैक्ट ऑफ साइबर वॉर
फेयर इतना ज़्यादा आया नहीं था। उन्होंने एक साइबर वॉरफेयर की कमांड बनाई पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, और जिसने बड़ा क्रूशल रोल अदा किया है मार्का हक के अंदर। जी EW मार्क और साइबर वॉरफेयर की वजह से जो राफेल्स के रेडार्स की स्क्रीन्स थी वो टोटली क्लटर्ड हो गई थी और उनको रेडार के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जिस वक्त ये हमारी इंगेजमेंट हो रही थी, एरियल इंगेजमेंट, उस वक्त नॉर्दर्न इंडिया के अंदर 70% इलाकों में बिजली नहीं थी। उस वक्त साइबर वॉरफेयर के थ्रू हमने 17 वेबसाइट्स, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी वेबसाइट थी, वो हैक कर ली थी। तो ये बड़ा एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट था उस वक्त। EW, साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, हमारे पायलट्स की महारत और रिजॉल्व, जज्बा शहादत, और अंदर घुस के जिस तरह S-400 को उन्होंने मारा है, आई थिंक इट वाज मार्वलस। और इस जुमरे में मैं अभी आपको कहता चलूँ कि 10 दिन पहले ट्रंप ने बयान दिया है कि अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं उन पायलट से ज़रूर मिलूँगा जिन्होंने राफेल को शूट डाउन किया था। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। बिल्कुल। दूसरी तरफ जी, इंडिया कभी भी बाज नहीं आ रहा। वो अभी भी प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ जो दोनों जगहों पे जो आपने जिक्र किया है, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर वो कर रहा है और वो करता रहेगा। और इन सो फॉर एज अगली जंग इज़ कंसर्न, थोड़ी सी चीज़ें इसमें से निकली हैं कि अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला कोई साइड भी कन्वेंशनल वॉर के अंदर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती, बिकॉज इतनी तेज़ी से अब जंग हो रही है और इतनी शॉर्ट पीरियड के अंदर कि जी न्यूक्लियर जो एस्केलेशन और न्यूक्लियर जो एक्सचेंज का जो ख़तरा है वो ज़्यादा वो हो गया, और हमारा जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो ज़्यादा एश्योर्ड हो गया है। बड़ा अच्छा किया है जी इन्होंने, एक हद तक तो हमने टॉलरेट किया है, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर आप ये देखें कि उनके अवाम तो हमारे भाई हैं। मैं ख़ुद जब हम रशिया ने इन पे कब्ज़ा किया था तो रातों को जाग जाग के हमने इनके लिए हिफाजत की थी, और ये हर इंसान को भूल गए। और एक लिमिट होती है किसी चीज़ की भी, और बड़ा अच्छा रिजॉल्व शो किया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरफ भी जिस तरह हम मार्का हक में सुरखरू हुए, इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी हम सुरखरू होंगे, और काफ़ी हद तक इसके असरात आने भी शुरू हो गए। दुरुस्त फरमाया आपने मियाँ साहब। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसका लोहा मनवाया हमारे CDF ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी दुनिया कह उठी। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ईरान और US की जंग का। ये कितना बड़ा काम था इनको टेबल पे लाना। जाहिर है मार्का हक वो हमारा माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया, जिसके बाद दुनिया ने हमारी इज़्ज़त करना शुरू की, हमें एक मिड लेवल पावर के तौर पे देखना शुरू किया, और पाकिस्तान का रोल डिफ़ाइन हो के रीजन में और दुनिया में बड़ी ताकतों के सामने आ गया कि ये वो मुल्क है जिसके ऊपर उनको इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिसके साथ तिजारती रवाबत भी अच्छे करने चाहिए, बेहतर करने चाहिए। इसका सबूत हमें मिला पूरी दुनिया में डिफरेंट ब्लॉक्स की और डिफरेंट कंट्रीज़ के रिएक्शन से। तो पाकिस्तान की क्या डिप्लोमेसी थी, कितनी सुपीरियर थी, और इतने छोटे टाइम के अंदर ये लेवल अचीव करना कितना बड़ा काम है कि हम एक सुपर पावर की और एक मिड लेवल पावर की जिसकी तेल की तरसील के हवाले से रशिया और चाइना जैसे मुल्कों को भी फ़र्क पड़ता है, पूरे यूरोप को भी फ़र्क पड़ता है, उनकी सुलह पाकिस्तान करवा रहा है, और पाकिस्तान के बग़ैर, उसकी मीडिएशन के बग़ैर वो एक स्टेप आगे नहीं चल पा रहे। इसके ऊपर ज़रा तफसील से रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो ये आप सोच लीजिए कि 47 इयर्स की हॉस्टिलिटी को ख़त्म करके या उसको पीछे धकेल के इन दोनों फरीकान को एक टेबल पे लाना खासा मुश्किल काम था, बहुत बड़ा चैलेंज था जो पाकिस्तान ने कर दिखाया जी। अब इसमें इसकी बुनियाद तो मार्का हक में जो हमारी कामयाबी थी उसको जाता है, बुनियाद वहीं रखी गई। बाकी पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान का अपना नाम है और अपनी शोहरत है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, फिर हमारा साइज और हमारी
जो साख बनाती है फौज, एक ऑर्गेनाइज्ड और एयरफोर्स हमारी, इनके भी कारनामे प्रीवियस हैं जिसको सब रीजन में मानते हैं, लेकिन मार्का हक में और ज़्यादा उजागर हुए। फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जियोग्राफी और उसका कितना लिंक है। फिर पाकिस्तान के तल्लुकात ना ईरान के साथ भी अच्छे थे, और मार्का हक की वजह से जो जितने और ज़्यादा करीब हो गए अमेरिका के साथ, बगैर उसको हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो चाइना के साथ है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर, ये वो फैक्टर्स थे जिसने पाकिस्तान को आगे किया कि हम सालसी के तौर पे उभर सकते हैं। वरना सालसी के लिए तो बहुत कंट्रीज ने ऑफर किया था। मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट सुबियांतो का बयान मुझे याद है, मुझे रशिया के तर्जमान का बयान याद है, मुझे ये भी पता है कि चाइना की तरफ से भी ऑफर थी कि वो मेडिएशन के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। तो बाकी तो कंट्रीज रीजन में कौन से रह जाते हैं जो पाकिस्तान के साथ, तुर्किया भी था, इजिप्ट भी था, ओमान भी था। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ओमान था, टर्की था जी टर्की तो कर रहा था, फिर टर्की से हट के ओमान में आए। जी उसके बाद तो कोई और कंट्री रह नहीं जाता, क्योंकि बिल्कुल। दूसरे तो पार्टी थे। जी तो पाकिस्तान ने अपने कंडक्ट से, अपने ना न्यूट्रल और क्रेडिबल मेडिएटर का सबूत दिया है। इसी वजह से ये बात चल रही है कि जी नेक्स्ट ना जो दौर चलेगा वो पाकिस्तान में ही होगा। ट्रम्प साहब की तरफ से भी ऐसा ही है, ईरान की तरफ से भी ऐसा ही है, और दोनों कंट्रीज ने अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान के रोल को। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, जिसको ट्रम्प साहब बहुत गलत लफ्ज़ कहते रहे हैं अपने फर्स्ट टर्म में, और उसके बाद आने वाले प्रेसिडेंट साहब ने पूरे टेन्योर में अपने एक बार भी टेलीफोन पे हमसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, हमारे लीडरशिप से। जी तो ये ऐसी बात है जो अचीव हो गई है, जो अचंबा है ये, लेकिन वेल अर्नड है। ये नहीं कि हमें प्लेट में किसी ने कोई ना गिफ्ट दे दिया, थमा दिया है। हमने वर्क किया है एज ए नेशन, और कौम का सारा ना इसमें हिस्सा है, इसलिए हम पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एवीएम साहब ये फरमाएं कि बीवीआर का कॉन्सेप्ट और सिस्टम्स की इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं वॉरफेयर के अंदर। विद इन द पीएएफ तो सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं। आपने इशारा भी किया अपने पिछले जवाब के अंदर कि कैसे ईडब्ल्यू को और साइबर वॉरफेयर को, इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए सिंक्रोनाइज करके पीएएफ ने एक कारनामा अंजाम दिया। इन तीन फोर्सेस की आपस में इंटीग्रेशन भी है और पाकिस्तान ने उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये भी बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है और दुनिया की मॉडर्न फोर्सेस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना रिलाय कर रही हैं और इंडिया अभी हमसे कितना पीछे है। इस पर बात करें प्लीज़। देखें जी, इंडिया तो उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है। मैन बिहाइंड द वेपन दैट हैज़ मैटर्ड इन मार्का हक आल्सो, राफेल इज़ मच सुपीरियर दैन JC-10 एंड थंडर। बट अल्लाह ताला ने जो हमें, एक तो वो मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया है कि BVR के एरिना के अंदर आप अक्सर मिस कैलकुलेट कर जाते हैं मैक्स एंड इफ़ेक्टिव रेंज को। ठीक है, बिकॉज आपको जहाज़ नज़र नहीं आ रहा होता और आप सारा रिलाय कर रहे होते हैं अपने रेडार के ऊपर और ग्राउंड बेस रेडार्स और एयरबोर्न रेडार्स के ऊपर। इसमें गलती की गुंजाइश इस तरह हो सकती है कि आप समझ रहे हैं कि जी इफ़ेक्टिव रेंज 100 किलोमीटर है और वो मिसाइल आपको लग जाता है 120-150 किलोमीटर के ऊपर। तो इसमें एक तो ये है कि इंटेलिजेंस दुश्मन की कमज़ोरियों पे और खूबियों पे पूरी नज़र रखनी चाहिए। हमारे पायलट्स ने पूरी तैयारी की हुई थी राफेल के
ख़िलाफ़ 1 महीना 2 महीने पहले कि अगर राफ़ेल से हमारी कभी कॉम्बैट होती है तो किस तरह उसको हमने डाउन करना है और उसको किस तरह हमने जीतना है। इसमें जी प्ले ग्राउंड्स बहुत बड़े हो जाते हैं। BVR सिनेरियोज़ के अंदर पहले डॉग फाइट हुआ करती थी और बिल्कुल क्लोज रेंजेस के अंदर दोनों जहाज़ एक दूसरे के ऊपर सबकत लेने की कोशिश करते थे। अब तो दूर से जी जहाँ से जहाज़ नज़र भी नहीं आ रहा वहाँ से ये मिसाइल आता है और आपको लगता है। और उस दिन भी प्रॉब्ली यही हुआ है कि EW ने, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, ब्लाइंड किया है राफ़ेल की स्क्रीन्स को जैमिंग के थ्रू। साइबर वारफेयर ने अगले दिन 8-9 मई को पहले तो बिजली पे वो किया और जब उनकी ड्रोन्स की बारी आई है 8 और 9 को तो 85 में से 77 ड्रोन्स हमने मारे हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसमें हमने उनको सॉफ्ट किल से ज़्यादा मारा है बनिस्बत हार्ड किल से। अगर हम उनको हार्ड किल से मारते तो उनको हमारी ग्राउंड फोर्सेस की पोजीशन का पता चल सकता था, तो हमने वो अवॉइड करते हुए उनको नज़दीक आने दिया है और फिर जो ऑफ द टारगेट डाटा लिंक तोड़ा है साइबर वॉरफेयर के थ्रू और वो ऑफ द टारगेट हो गए। जो तो ड्रोन्स जा रहे थे अनपॉपुलेटेड एरियाज़ में उनको तो जाने दिया है, जो शहरों के ऊपर आ रहे थे उनके साथ हमने गन्स के साथ उनको इंटरसेप्ट किया है। फिर जब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हुए हैं तो उन्होंने हमारे 9 बेसिस पे अटैक किया। हमने उनके 26 निशानों पे जाके टारगेट किया अपने मिसाइल्स के साथ। और जो लास्ट नेल इन द कफन था दैट वाज S-400 की जो तबाही थी, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो सेटअप है और उसकी कीमत को एक तरफ रखते हुए प्रॉब्ली इट वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके 5 जहाज़ गिर जाने पहली रात और आखिर में सिस्टम का तबाह हो जाना, आई थिंक दैट वाज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ वॉर। और जो पहले आप जिक्र कर रहे थे कि जो ट्रंप कहता था कि जी ये हज़ारों साल से तो लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दें, वही ट्रंप जो है हमारी 6 जहाज़ों की तादाद को अब 30 तक तो ले जा चुका है। हर रोज़ की स्टेटमेंट में 2-3 जहाज़ उसके बढ़ जाते हैं। और यही ट्रंप था जो 3-3 महीने 2-2 महीने हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की कॉल नहीं लेता था। और अब ये आदत है कि रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है तो वो कॉल अटेंड कर रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है लेकिन हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मार्का हक के ऊपर। मैं आपके पास सवाल लेके आऊँगा, उससे पहले एक सवाल मैं मियाँ सनाउल्लाह साहब से कर लेता हूँ रिगार्डिंग मीडिया। मियाँ साहब ये फरमाएँ कि मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमारे काउंटर पार्ट्स जो इंडियन मीडिया के लोग थे उन्होंने अपने मुल्क का और उसके नैरेटिव का एक तमाशा बनवा दिया, फॉल्स रिपोर्टिंग करके एक हारी हुई जंग को जीती हुई जंग में तब्दील करने की कोशिश शोर मचा के उन्होंने की। इस काम को करने में वो बहुत बुरे भी नज़र आए और उसके बाद पूरी दुनिया ने उनका मजाक भी उड़ाया, क्रिटिसाइज़ भी किया। इंडियन मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज़ कर दी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सोशल मीडिया भी एक आईना होता है जिसमें जो जिसको देखा जा रहा है वो नज़र आता है। अब मीडिया इतना आज़ाद नहीं है। मैंने 4.5 साल नौकरी की है अब सफारत खाने में एज ए सफारतकार। 2 पोस्टिंग हुई थी मेरी, तो मैंने वहाँ देखा जब पाकिस्तान की बारी आती है वहाँ स्वाय चंद सीनियर वॉइसेस के मीडिया, वो मेजर हो या पेरिफेरल हो, कभी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वो वही स्टेटमेंट लेता है या उस स्टेटमेंट के इर्द गिर्द कासल बनाता है जो सरकारी उसको देते हैं, सरकारी तरीके से दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने इतने भोंडे अंदाज से किया जो कि अनएक्सेप्टेबल था
जहाँ तक मैंने कोई 30 साल उनके अखबारात और मीडिया को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, अभी भी पढ़ता हूँ मैं उनका मीडिया, जी सीरियस मीडिया। तो वो उसका अब उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अब उसका बाद में हार्श रिएक्शन भी आया और उसके बाद मोदी पे लान तान भी हुई। तो उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया और एक तरफ उन्होंने शिकस्त ना हुई उनको, दूसरी तरफ उनको मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो यूरोप में थी, अमेरिका में थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब उनके जो शक हैं और जिसको वो हकीकत बना के पेश करने की कोशिश करते थे, वो कहीं नहीं माने जाते। बल्कि अगर कोई फैक्चुअल चीज़ भी वो पेश करेंगे अब, तो मेरे नज़दीक उसको एक्विजिशन और एलिगेशन से ज़्यादा नहीं समझा जाएगा। वेरीफाई करने पड़ेंगे अपने फैक्ट्स, अपने ना, ये बहुत बड़ी चेंज है। जी उन्होंने अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल उसके ठीक है, मुकाबले बिल्कुल पाकिस्तान के ठीक। लोग रियलिस्टिक थे जी और फिर इसमें ISPR का भी अच्छा था कदम को वो बार बार उसको ना पेश कर रहे थे। उन्होंने कोई वॉइड नहीं छोड़ा जिसमें मिसलीड कर सके इंडिया के ना जो सोशल मीडिया था, वो बुरी तरह नाकाम रहा फिर यकीनन इसी वजह से। पाकिस्तान की मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी बहुत ऊपर गई पूरी दुनिया की नज़र में, जिसको पहले एक डिफरेंट रंग से इंटरनेशनल मीडिया देखता था और बाइस्ड कहता था, लेकिन इस हमारी मीडिया की पॉजिटिव और न्यूट्रल रिपोर्टिंग के ऊपर पूरी दुनिया ने ही तारीफ़ की और इंडियन मीडिया को बहुत कंडेम किया। आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया। ब्रिगेडियर इशफाक, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सवाल मेरा ये है कि मार्का हक में पाकिस्तान आर्मी ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया कि जब अलॉन्ग द LOC इंडिया को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज़ किया पाकिस्तान आर्मी ने, तो कुछ ही घंटे बाद उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराने शुरू कर दिए। आप क्या देखते हैं, इंडिया ने अटैक भी ख़ुद किया और उसके बाद सरप्राइज़ भी मिला उनको, क्या ऐसी वजह थी? पाकिस्तान की तैयारी थी, इंडिया ने हमें अंडर एस्टिमेट किया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिफरेंस था? आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? मार्का हक में आप वो तनाजुर पेश करें, क्या हुआ? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, जंग करने के लिए जब आप जंग की तैयारी करते हैं किसी ऑपरेशन की, उसके हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव सामने रखते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, उनको सामने रखते हुए फिर आप अपने ऑपरेशन प्लान करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को ड्रॉ डाउन करते हैं और फिर आप कहते हैं कि इस तरह ये मैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करूँगा। जी तो भारत चूंकि अग्रेसिव था, बाय चॉइस आया था जंग में। जंग के 3 तरीके होते हैं, एक तो बाय चॉइस होता है, बाय कंपल्शन होता है, बाय लेजिटिमेसी होता है। बाय जी चॉइस जब होता है तो बाय ऑल मीन्स यू नीड टू क्राफ्ट अ नोशन ऑफ विक्ट्री। आपने जीत के जाना होता है, आप अपनी आवाम को ये बता के आ रहे होते हैं कि मैं जंग जीतने जा रहा हूँ। जी तो लाजिम बात है, उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन की होगी जंग की और सारा कुछ इसका उन्होंने एनालाइज किया होगा। लेकिन जंग ने का जो नतीजा निकला 16 घंटे के अंदर अंदर, 16 घंटे होंगे क्योंकि उससे पहले 7 से ऑनवर्ड तो हमने डिफेंसिव रिस्पांस दे रहे थे बिल्कुल और जब हमने अपना ऑफेंसिव रिस्पांस दिया तो उसके 16 घंटे के अंदर भारत लेट गया, फ्लैट हो गया, हमने गिरा बिल्कुल दिया उसको। 16 घंटे के बाद वो बैक करना शुरू हो गया सीज फायर का। तो 3 चीजें निकल के बड़े सामने आती हैं कि इट्स नॉट ओनली अ क्वालिटी उनके पास बहुत ज्यादा है हमसे, क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। कैपेबिलिटी हमारी, हम समझते हैं भारत की निस्बत हमारे पास कम है। 3 चीजें जो फैक्टर आउट करती हैं इसके बीच में, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास जो कैपेबिलिटी है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपकी लीडरशिप कौन सी स्ट्रेटजी बना रही है। जी वो स्ट्रेटजी आप बनाते हैं दुश्मन को सामने रखते हुए, अपनी वीकनेसेस को सामने रखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए, दुश्मन की वीकनेसेस और उनकी स्ट्रेंथ। हमारे सामने उनकी वीकनेसेस क्या थी? बहुत बुरी लीडरशिप, जिनको कोई प्रोफेशनल एक्मन नहीं था उनका कि जंग कैसे लड़नी है, प्लान कैसे करनी है। ताकत के नशे में थे कि बहुत बड़ी ताकत है, 5 गुना बड़ी है, पंच मारेंगे, गिरा के आ जाएंगे, दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। लेकिन हर दफा जो है अल्लाह ताला ने एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी भी रखी होती है और ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी मार्के हक में थी और पाकिस्तान के लिए विंडो खुलनी थी। स्ट्रेटजी लीडरशिप की तरफ से। और फिर बहुत बड़ी बात,
कि लीडरशिप उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे करती है। आप जितनी जंगें हैं जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा, जिन्होंने बहुत बड़ी फतवात हासिल की, आप देख लें उसमें फैक्टर आउट जो चीज हुई है, दैट इज अ लीडरशिप। जी लीडरशिप सिपा सालार जंगे जो आपको जिताते हैं, वही आपको लड़ाते हैं। सुपीरियर लीडरशिप थी, सुपीरियर थिंकिंग थी इनकी, स्ट्रेटेजिक विजन बड़ा क्लियर था, नई थॉट, नई चीजें लेके आए, एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, सारे जितने भी हमारे ऑपरेशनल ऑर्गन्स थे उनको मिला के सनर्जाइज करके, जिसमें साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर और उसके बाद एयर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। इंडिया यहाँ तक पहुंचा ही नहीं था कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। वो उसी डोमेन में रह रहा था, एक नॉर्मल सी कन्वेंशनल वारफेयर, जिसको हम एक पेडल आउट करेंगे, पंच मारेंगे और वापस आके बैठ जाएंगे, दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, हमें बचा लेगी। सुपीरियर लीडरशिप और सबसे बड़ा बात नेशनल रिजॉल्व। नेशनल रिजॉल्व जो होता है वो लीडरशिप को और फौज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और नेशनल रिजॉल्व इतना उठ के खड़ा हुआ जैसे अब ईरान का खड़ा हुआ है कि हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं, अभी बातचीत चल रही थी, इंडिया के जितने झूठे प्रोपेगेंडे थे उनको पलट के रख दिया, सारा कुछ उड़ा के रख दिया। तो ये चीज थी जिसने डिफरेंस क्रिएट किया। और दूसरा, आप जंग जब करते हैं, दुश्मन का एक एक इंच, एक एक चीज, एक एक मूव उसको कैलकुलेट करते हैं। आप 10th मूव कैलकुलेट करते हैं, ये करेगा ये करूंगा, ये करेगा ये करूंगा। हमने तो हर चीज उनकी कैलकुलेट की हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल कि इंडिया को हमारे बारे में कुछ पता नहीं था, अभी भी नहीं पता जी। अभी भी जो कुछ हमने मुजाहरा किया, उसका डेमोन्स्ट्रेट किया पिछली जंग में, ये 10% है, 90% अभी पड़ा हुआ है। वो जो अगला कोई हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त सरप्राइज और बेहतर तरीके से देंगे और करेंगे। आप इस लीडरशिप को ही देख लें कि जब मार के हक शुरू नहीं हुआ था तो हमें कहा गया कि इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस, यानी कि बाल इंडिया की तरफ है, हम भी उसी तरफ खड़े हैं। जी ये मैं जेडी फ्रांस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। हम इंडिया आपको सिखाए और वापस चला जाए। लेकिन हमने टाइट्स को टर्न किया, 16 घंटे में इंडिया को लटाया, लटाने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इतने कम वक्त में कोई नेशन या कंट्री जो है वो डिफीट एक्सेप्ट करके सीज फायर पे आ सकती है। इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 एटम बम गिरने के बाद भी जापान ने 9 दिन लिए थे, ये 16 घंटे में फर्क हो गया। फिर लीडरशिप ने जो ये फतह समेटी, उसको उन्होंने ऊपर उठाया, पेडल अप किया, अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी रेलेवेंस बढ़ाई, अपनी दुनिया के सामने साबित किया कि हम सिर्फ वॉरियर नहीं हैं, हम ताकतवर नहीं हैं। हमने साउथ एशिया में पावर इक्वेशन चेंज नहीं की, हमने इनकी हेजमोनिक डिजाइन खत्म नहीं किया, बल्कि वी आर द वन कि नाउ वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन एंड इन द साउथ एशिया आल्सो। उस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का नतीजा था कि फील्ड मार्शल लंच में बैठे व्हाइट हाउस में जाके, और उसी फिर लंच का नतीजा था कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से उठ के आप नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गए। उसी का नतीजा था कि आपका दुनिया ने आपको हाथों हाथ लिया, तो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर से उठ के आप फिर ब्रिज बिल्डर बन गए, आप मीडिएटर बन गए। और इसके बाद आज ये नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी लीडरशिप, उसी मुल्क की वजह से, उस अपॉर्चुनिटी की वजह से कि आप मुस्लिम उम्मा की उम्मीद हैं, आप साउथ एशिया की ज़रूरत हैं और आप ग्लोबल साउथ की रिक्वायरमेंट हैं। जी जी ब्रिगेडियर साहब, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपने एक ज़बरदस्त ऑर्डर के अंदर अपने हमारे नाजरीन के लिए इन सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में पेश कर दिया। AVM साहब, पाकिस्तान के पास नेशनल रिजॉल्व था, लीडरशिप थी, स्ट्रेटेजिक विजन था। हमारे CDF ने इस पूरे के पूरी कैंपेन को ऐसे लीड किया कि 16 घंटे के अंदर दूसरी जंग अज़ीम में जापान ने भी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, 9 दिन लिए थे, लेकिन 16 घंटे के अंदर दुश्मन जाके अमेरिका के पैरों में गिर गया कि किसी तरह जंग बंद करवा दें। ये तीनों चीज़ें, नेशनल रिजॉल्व, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक विजन, कितना इम्पोर्टेंट था। और हमारे CDF को मैं तो कहता हूँ तमाम सेहरा जाता है, लेकिन आपसे भी सुनना चाहूँगा कितना ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए लीडरशिप का रोल। किसी भी जंग के अंदर लीडरशिप इज़ दी प्राइमरी रोल वो अदा करती है। और माशाल्लाह जो उसका जो रिज़ल्ट है, उसके जो असरात हैं वो एविडेंट हैं कि इस वक्त आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब भी वो बात करता है, हमारे फील्ड मार्शल की वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं इतना शानदार फील्ड मार्शल मैंने नहीं देखा। और आप ये देखें कि जी 3-4 चीज़ें कितनी मुश्किल थी
जो इनके कहने पे हुई हैं। जी। नंबर 1 सीज़ फायर, जी। नंबर 2 नेगोशिएशन की टेबल पे लाना उनको, नंबर 3 एक्सटेंशन ऑफ सीज़ फायर, जी। और कल उन्होंने फिर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो था उसको भी रुकवा दिया है। बिल्कुल। साथ साथ जो फील्ड मार्शल का किरदार रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ को जो रिटेलिएट होने से रोका है, तो ये एक बहुत बड़ा उनका वो उस पर हाथ है, हमारी पॉलिटिकल, हमारे फॉरेन ऑफिस का, और सबसे बढ़ के फील्ड मार्शल का, जो इस वक्त द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हर पाकिस्तानी इस टाइम पे बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहा है। ये मार्का हक़ की पहली सालगिरह हमारे लिए बड़ी अहम है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है, हमारी हिस्ट्री बुक्स के लिए एक सुनहरा बाब है। हमें पाकिस्तानी होने पे हमेशा फ़ख्र करना चाहिए, अपनी अफवाज पे, अपनी लीडरशिप के ऊपर एतमाद करना चाहिए और फ़ख्र करना चाहिए, और दुश्मन के लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। ये हमारे मज़हब का भी हिस्सा है और ये हमारी ज़रूरत भी है। मार्का हक़ की सेलिब्रेशंस जारी हैं और जारी रहेंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।